Hello everyone, my name is Pooja Pandey. I am qualified UGC NET, Maharashtra SET, and also an MSc in Environmental Science. Right now I'm pursuing the PhD and मैं कॉलेज में पढ़ाती भी हूँ एज अ प्रोफेसर. सो आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के आगे के जो चैप्टर्स हैं वो हम देखेंगे सो दैट आपका 2025 में दिसंबर 2025 में आपका जो यूजीसी नेट है वो क्लियर हो जाए. एंड ये जो वीडियो है इट इज अबाउट चैप्टर सॉरी दिस इज फॉर सब्जेक्ट 2 एनवायरमेंटल साइंस जो आपका है ना पेपर 2 का एनवायरमेंटल साइंस में वो पढ़ाती हूँ. सो ये आपका साइंस 2 है. दिस इज नॉट पेपर 1 इन पीपल एंड एनवायरमेंट. ठीक है. सो ये आज हम करने वाले हैं EIA जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. EIA का फुल फॉर्म होता है एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट. ठीक है. Environmental impact assessment is a systematic process to identify, predict, and evaluate the environmental effect of proposed action and projects. ठीक है. Environment impact assessment का क्या मतलब होता है कि impact, ठीक है, कुछ भी जो उसका impact यानी कि जो भी इफेक्ट होने वाला है राइट इन्वायरमेंट के ऊपर उसको असिस्ट करना, उसको है ना प्रिडिक्ट करना बेसिकली. सो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का क्या काम है? एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है. ठीक है. पूरा प्रोसेस लाइन बाय लाइन देयर इज अ सीक्वेंस ऑफ ना प्रोडक्शन एंड सिस्टमैटिक प्रोसेस का. ठीक है. सो कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले उसको प्रिडिक्ट करना कि वो आगे जाके क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है फॉर द एनवायरनमेंट. तो ये सारा काम किसका होता है? EIA का होता है. तो इसको पूरा प्रेडिक्ट करना, इवेल्युएट करना, ये सारा काम EIA का होता है. ठीक है ना. ऑब्जेक्टिव्स क्या है EIA के? ठीक है. इसका एम क्या है? सो फर्स्ट इज कि आइडेंटिफाई करना है ना, प्रेडिक्ट करना, उसको इवेल्युएट करना, इकोनॉमिक है या इन्वायरमेंटल या सोशल इम्पैक्ट है. ठीक है. डेवलपमेंटल एक्टिविटीज का जो भी एक्टिविटी होने वाली है या सपोज कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है तो उस एरिया में उसका इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है, उसको EIA का काम रहता है. टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस फॉर डिसीजन मेकिंग. इसके अलावा क्या प्रोवाइड करते हैं? इंफॉर्मेशन ऑन द एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस. ठीक है. इन्वायरमेंट के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट आने वाला है उसकी भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. होता है डिसीजन मेकिंग है ना. डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है कि जो प्रोजेक्ट है राइट, जो प्रपोज किया गया कि ये प्रोजेक्ट बनाना है. फॉर एग्जांपल कोई फैक्ट्री लगानी है. ठीक है. तो वो फैक्ट्री को लगाना है कि नहीं है, तो ये सारा कौन करता है? कोई डिसीजन लेगा ना. तो उसको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? तो वो ये प्रोवाइड करता है. Then identification of appropriate alternatives and mitigation measure. इसके अलावा ये आइडेंटिफाई करता है कि is there any alternatives है क्या, कुछ ऐसा मेजर्स है क्या, कोई मेथड है क्या जिसको अगर कुछ इम्पैक्ट है तो उसको रिड्यूस किया जा सके. ठीक है. अभी आप EIA को एक तरह से ना एक एस्ट्रोलॉजर भी आप मान सकते हो है ना, जो भविष्यवाणी करते हैं ना, ज्योतिषी जो होते हैं. तो क्या करते हैं? भविष्यवाणी करते हैं कि फ्यूचर में आपके साथ क्या होने वाला है ना. सपोज कि उन्होंने बोला कि कुछ है ना, कुछ फ्यूचर में आपको है ना कुछ प्रॉब्लम होगी, कुछ आपके काम वाम रुक जाएंगे राइट. तो हम क्या बोलते हैं कि सब कुछ तो उपाय बताइए महाराज, कैसे उसको हम कम कर सकते हैं है ना. तो महाराज क्या करते हैं? उसका कुछ है ना ऑल्टरनेट बताते हैं कि आप ऐसा करो कि आप है ना कुछ उपवास वगैरह रख लो या कुछ भगवान की पूजा वूजा करो, तो वो प्रॉब्लम आपकी थोड़ी सी कम हो जाएगी है या खत्म हो जाएगी है ना. तो सेम हाउ ये जो EIA होता है ना, वैसा ही कुछ होता है कि पहले प्रिडिक्ट करता है कि क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है फ्यूचर में, एंड उसके बाद ये बताता भी है कि आप क्या क्या मेजर्स ले सकते हो ताकि फ्यूचर में प्रॉब्लम्स नहीं हो है ना, एनवायरमेंट के ऊपर कुछ प्रॉब्लम ना आए. एंड टू प्रमोट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ठीक है. इसका काम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बताती हूँ आपको. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि जो हमारा एनवायरमेंट है उसको सस्टेन, उसको ना प्रोटेक्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हम सिर्फ डेवलपमेंट ही करते जाएंगे तो एनवायरमेंट को कैसे सेव करेंगे राइट. सो हमें सिर्फ डेवलपमेंट नहीं करना है, हमें साथ साथ एनवायरमेंट को भी ध्यान देना है, सो दैट
कि डेवलपमेंट भी हो, बिकॉज वी नीड डेवलपमेंट, राइट। तो डेवलपमेंट भी हमको चाहिए, बट एनवायरमेंट को भी साथ में प्रोटेक्ट करना है। जो भी रिसोर्सेज एनवायरमेंट की पूरे उसको प्रॉपरली इन अ वेरी वाइज मैनर हमें यूज करना है, ठीक है। तो उसको ही बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये भी प्रमोट करता है कि डेवलपमेंट भी हो एंड एनवायरमेंट भी प्रोटेक्ट होता रहे, ठीक है। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। EIA इन इंडिया। अभी इंडिया का थोड़ा सा हिस्ट्री देखते हैं, EIA इंडिया में कैसे आया। Whenever a new developmental project is planned which is likely to affect the environmental quality, it's necessary to carry out EIA, ठीक है। जब भी कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे कोई डैम बनाना है, कोई फैक्ट्री लगानी है, या हाईवे वगैरह बन रहा है, ठीक है। तो इवन ऐसे नहीं कि बहुत ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, इवन छोटे प्रोजेक्ट्स भी होंगे ना, स्मॉल स्केल वाले प्रोजेक्ट होंगे, तो सबका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट तो रहता ही है कुछ ना कुछ। लाइक कोई एयर पोल्यूशन करेगा, कोई वाटर पोल्यूशन करेगा, है ना। सो जो भी प्रोजेक्ट है उसको कैरी आउट करने से पहले इट इज नेसेसरी कि हम EIA से उसको दिखाएं। EIA जो होता है वो उसका प्रिडिक्शन करता है, ठीक है, इन्वायरमेंट के ऊपर क्या क्या प्रॉब्लम आएगा। द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑफ इंडिया, MOEF and CC, है ना, have taken the efforts in environmental impact assessment in India. So ये किसके अंडर में आता है? मिनिस्ट्री फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑफ इंडिया के अंडर में आता है, राइट। द रिस्पॉन्सिबल बॉडी फॉर दिस इज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल, CPCB जो होता है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो सारा देखता है इसका। EIA was started in India in 1994 में स्टार्ट हुआ था अंडर द EIA नोटिफिकेशन ऑफ सितंबर 2006। EIA जो है एक स्टैट्यूटरी फॉर 40 एक्टिविटीज आते हैं इसमें अंडर स्पेसिफाइड सेक्टर्स सच एज द इंडस्ट्री, माइनिंग, इरिगेशन, पावर एंड ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। ये सारे 40 एक्टिविटीज हैं जो इसके अंडर में आते हैं। इट इज गवर्नमेंट पॉलिसी दैट एनी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट हैज टू ऑब्टेन प्रायर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस फ्रॉम द MOEF एंड CC, ठीक है। तो गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इनको क्लियरेंस लेना पड़ेगा। कोई भी ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं तो पहले उनको NOC लेना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, राइट, एंड उसके बाद ही वो स्टार्ट हो सकता है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंस ऑफ EIA क्या है? EIA इज पोटेंशियली यूजफुल कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल है, क्योंकि ये पहले ही प्रेडिक्ट कर लेता है कि जो प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है वो फ्यूचर में क्या क्या एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, है ना। तो वो प्रॉब्लम आने से पहले ही हम क्या हो सकते हैं, अवेयर हो जाते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉब्लम हम उसके ऑल्टरनेट ढूंढ लेते हैं, ताकि जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं फ्यूचर में, जो भी प्रॉब्लम्स होने वाले हैं एनवायरमेंट में, हम एटलीस्ट उसे कम करें, है ना। इट फोकस ऑन प्रॉब्लम, प्रॉब्लम पे फोकस करता है। कॉन्फ्लिक्ट्स, अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होने वाले उस पर फोकस करता है। नेचुरल रिसोर्सेज कंस्ट्रेंट्स दैट कुड अफेक्ट द विजिबिलिटी, सॉरी वाइबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये सारे जितने भी फैक्टर्स होते हैं सब पे फोकस करता है। प्रॉब्लम्स हो गए या उसके सॉल्यूशंस हो गए, क्या क्या रिसोर्सेज यूज होने वाले, क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाले, तो ये सारी चीजों पर फोकस करते हैं। आफ्टर प्रिडिक्टिंग द प्रॉब्लम एंड EIA आइडेंटिफाई मेजर्स टू मिनिमाइज अ प्रॉब्लम। सो सिर्फ प्रिडिक्शन का काम नहीं करता, इसने किसी प्रॉब्लम, हाँ ये सारे प्रॉब्लम होने वाले हैं, अभी जाओ तुम देखो तुम्हारा क्या करना है, तो ऐसा नहीं होता। ये प्रॉब्लम के साथ साथ आपको सॉल्यूशन भी बताते हैं कि आप उसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हो, राइट। इसके बाद आता है फोर्थ है आउटलाइन द वेज टू इम्प्रूव द प्रोजेक्ट सस्टेनेबिलिटी। एंड जो भी प्रोजेक्ट बनने वाला है उसको हम सस्टेनेबली कैसे यूज कर सकते हैं। यानी हमको प्रोजेक्ट तो चाहिए, अभी देखो हाईवे बनाना है तो हाईवे तो हमको चाहिए ना, है ना। कोई डैम बनाना है तो डैम तो चाहिए हमको, राइट। सो ये तो सारी चीज हमको रिक्वायर है ना, ये सारे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज होने चाहिए, राइट। लेकिन उसकी वजह से एनवायरमेंट का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ये क्या करता है कि ये सजेस्ट करता है इम्प्रूव प्रोजेक्ट्स, है ना, सस्टेनेबली हम अपनी एक्टिविटी को कैसे कैरी आउट कर सके ताकि एनवायरमेंट को नुकसान नहीं हो या कम हो। EIA is considered as an instrument फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। सो EIA क्या है, एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है, एक तरह का टूल है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को क्या करता है, बूस्ट करता है।
ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। The EIA notification specifies two categories of project. So EIA के अंडर में जो भी प्रोजेक्ट्स आते हैं ना वो दो कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं, ठीक है। सो उनको उसको क्या बोलते हैं, कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी। इससे ना बहुत बार क्वेश्चन बना है ना, कैटेगरी ए एंड कैटेगरी, कितने कैटेगरीज होती है ना, ए बी सी डी ऐसा करके भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो अब याद रखो कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी होता है। दीज आर लार्ज प्रोजेक्ट्स लाइक, अभी ए में क्या क्या आएगा, बहुत ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, स्पेशली जो आपके सेंटर जो गवर्नमेंट होता है ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके अंडर में जो जो प्रोजेक्ट्स आते हैं ना वो कैटेगरी ए में होते हैं ना। एग्जाम्पल इज लाइक पोर्ट बनाना है, हाईवे बनाना है, वाटर एंड सैनिटेशन का काम करना है, या अर्बन ट्रांसपोर्ट करना है, या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करना है, राइट, या फिर कोई न्यू अर्बन एरिया है ना, कोई अर्बन लैंड बनाना है, राइट। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये कैटेगरी में ए में आता है। एंड इनका जो पोटेंशियल होता है एनवायरमेंट इम्पैक्ट करने का वो भी बहुत बड़ा होता है। Such proposals are handled by the central government through expert appraisal committee. इसको कौन देखता है, ये देखता है एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी EAC, ठीक है। कैटेगरी बी में आता है, दीज आर स्मॉलर प्रोजेक्ट्स है ना, जो स्मॉलर प्रोजेक्ट्स होते हैं वो कैटेगरी बी में, एंड दोज विथ लेस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। स्मॉल प्रोजेक्ट्स है तो इनका जो इम्पैक्ट होता है वो भी कम होता है। एंड ये कौन देखता है, स्टेट लेवल के अंडर में आते हैं ये, ठीक है। तो स्टेट एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी SCAC, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एनवायरमेंट प्रोसेस ऑफ EIA, ठीक है। सो फर्स्ट प्रोसेस इज द स्क्रीनिंग। सबसे पहले होती है इसकी स्क्रीनिंग, जैसे किसी मूवी की स्क्रीनिंग होती है ना, मूवी रिलीज होने से पहले उसकी स्क्रीनिंग रखी जाती है ना। तो उसके जो भी कास्ट एंड क्रूज होते हैं वो सब आगे देखते हैं उसको, दैट इज कॉल्ड स्क्रीनिंग। वैसे ही कुछ इसमें भी होता है। ये स्क्रीनिंग इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ EIA। स्क्रीनिंग इज dependent on criteria, project scale, sensitivity of the proposed location and expectation of adverse environmental impact। तो ये किस पर डिपेंड करता है, क्राइटेरिया है ना, किस क्या क्राइटेरिया, प्रोजेक्ट का स्केल कैसा, स्मॉल स्केल है, लार्ज स्केल है, राइट। देन सेंसिटिविटी ऑफ द प्रपोज लोकेशन एंड एक्सपेक्टेशन है ना, एक्सपेक्टेशन क्या है, क्या एडवर्स इफेक्ट होने वाला, इम्पैक्ट होने वाला स्क्रीनिंग पे। एक चीज मैं और को बताना भूल गई, ये कैटेगरी एन एंड बी, जो कैटेगरी ए के जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं ना वो 100% उनका EIA करना होता है, ठीक है। तो उसमें स्क्रीनिंग नहीं होती, वो उसको करना ही करना है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनका इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा लार्ज होता है, तो उनका EIA तो करना ही करना होता है, ठीक है। बट जो कैटेगरी बी होता है उसमें देखना पड़ता है कि EIA की जरूरत है या नहीं, ठीक है। ए वाले तो 100% EIA के लिए जाते ही जाते हैं, ओके। जो बी वाले होते हैं ना उनमें स्क्रीनिंग होती है, उसमें देखना पड़ता है कि इसको EIA के लिए प्रपोज करना है कि नहीं करना है, ठीक है। तो बेसिकली स्क्रीनिंग वाला जो पार्ट है ना दैट इज ओनली फॉर द कैटेगरी बी। ए तो 100% करना ही करना होता है, ठीक है। नाउ स्कोपिंग, सेकेंड आता है स्कोपिंग। एक और बात मैं बताता हूँ आपको, ये जो प्रोसेस है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको पूरा प्रोसेस याद होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चंस आया है। स्क्रीनिंग आपके जो प्रोसेस है ना इसका, ये दिस इज अ सीक्वेंस, आपको सीक्वेंस चेंज नहीं करना है। सो इस सीक्वेंस के ऊपर ही क्वेश्चंस आए हुए हैं, राइट। उनके सीक्वेंस वो चेंज कर देते हैं एंड आपको सही जो सीक्वेंस है ये का वो पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले स्क्रीनिंग होती है, फिर स्कोपिंग होता है, फिर एनवायरमेंटल बेसलाइन आता है, फिर इम्पैक्ट एनालिसिस होता है, एंड बाकी के प्रोसेस आते हैं, ठीक है। सो स्क्रीनिंग में क्या करते हैं कि उसको देखते हैं कि ये EIA के लिए जाए, आगे जाएगा या नहीं जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है स्कोप ऑफ EIA डिपेंड्स ना, स्कोपिंग। सेकेंड इज स्कोपिंग, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द इम्पैक्ट एंड इश्यूज दैट इज एड्रेस। तो स्कोपिंग में हम क्या देखते हैं कि कितना इम्पैक्ट होने वाला है इसका। प्रोसेस ऑफ स्कोपिंग इज टू डिटरमाइन की इम्पैक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का कितना ज्यादा वाइड इम्पैक्ट होने वाला है, ये सारा हम स्कोपिंग में देखते हैं, ठीक है। सो बेसिकली हियर वी प्रिडिक्ट है ना, प्रिडिक्शन का काम यहाँ पे होता है, कितना ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है फ्यूचर में। देन थर्ड आता है एनवायरमेंट बेसलाइन। द टर्म बेसलाइन रिफर्स टू द कलेक्शन ऑफ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये क्या होता है, ऑन साइट होता है, तो जो भी साइट होता है जहाँ पे प्रोजेक्ट लॉन्च होगा, जहाँ पे प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा,
तो वहां पे साइट पे जाते हैं एंड वहाँ का है ना इकोनॉमिक सेटिंग्स क्या है, वहाँ का सोशल बायोफिजिकल, ये पूरा वहाँ का देखा जाता है। वो बेस लाइन में करते हैं, ठीक है। एंड ये बेस लाइन में तो पढ़ने है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी कई बार क्वेश्चंस बने हैं, ठीक है। तो ये ऑन साइट होता है कि साइट पे एग्जैक्टली जो फिजिकल एरिया होता है वहां पे जाके एंड पूरी चीजों को देखा जाता है। देन इम्पैक्ट को एनालाइज किया जाता है, फोर्थ, ठीक है। अभी हमने क्या किया, साइट पे गए, हमने सारा इन्फॉर्मेशन गैदर कर लिया, है ना, वहाँ का एनवायरमेंट कैसा है, वहाँ के है ना जियोग्राफिकल एरिया क्या है, वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, एंड जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं वो सब वहाँ कलेक्ट किया जाता है। एंड उसके बाद नेक्स्ट पे क्या करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। दिस स्टेज आइडेंटिफाइज एंड प्रिडिक्ट द लाइकली एनवायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट ऑफ द प्रपोज प्रोजेक्ट, है ना। यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे प्रॉपरली इसको एनालाइज किया जाता है अपने पूरे इंफॉर्मेशन गैदर होने के बाद, एंड उसको इवेल्युएट करते हैं, ठीक है। देन 5 आता है आपका कंसिडरेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। अभी हमने क्या क्या इन्फॉर्मेशन गैदर किया, हमने प्रिडिक्ट कर लिया, हमने उसको पूरा एवेल्युएट कर लिया, एनालाइज कर दिया। अभी प्रॉब्लम्स हमको पता चल गई, अभी हमें क्या करना होगा, हमें ऑल्टरनेटिव्स भी तो ढूंढने हैं। सो इट फोकस ऑन द मिटिगेशन मेजर्स एंड करेक्टिव एक्शंस। तो क्या क्या एक्शंस हम ले सकते हैं, क्या क्या चेंजेस हम कर सकते हैं प्रोजेक्ट में, ताकि जो इम्पैक्ट है वो कम हो सके, ओके। इसके बाद क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट। अभी हमने सारा इन्फॉर्मेशन ले लिया, हमने एनालाइज कर लिया, हमने है ना अपना इवेल्युएशन कर लिया, हमने उसके ऑल्टरनेटिव्स भी बता दिए। तो अब हम क्या करेंगे, उसका एक पूरा ना डॉक्यूमेंट बनाते हैं ना, उसको EIS बोलते हैं, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। सो इट कवर द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट, impact of the project on natural environment as well as on the people. It also cover the mitigation measures and suggestion of the alternatives or corrective actions, ठीक है। तो ये पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है प्रोजेक्ट का, जो कि हमने क्या किया है कि जो भी प्रोजेक्ट है हमारा, उसका इम्पैक्ट भी लिखा रहेगा वहां पे, इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट क्या हो सकता है, वहां के लोगों पे इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, एज वेल एज इसमें मेजर्स भी लिखे रहते हैं कि हम क्या क्या मेथड अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या चीजों को करेक्ट कर सकते हैं, जिससे जो इम्पैक्ट है वो कम हो सके, ठीक है। तो ये सारा हमने बना लिया, अपना एक डॉक्यूमेंट बना लिया, ओके। उसके बाद क्या करते हैं ना कि पब्लिक कंसल्टेशन भी होता है, ठीक है। तो जिस एरिया में वो प्रोजेक्ट होने वाला है ना, फॉर एग्जाम्पल एयरपोर्ट बनने वाला है, तो एयरपोर्ट के लिए जो लैंड होगा, वहां पे लोग तो रहते ही होंगे, है ना। तो वहां के लोगों का भी तो कंसर्न होना जरूरी है ना, उनको भी, उनका भी ना, दे हैव द राइट टू स्पीक, है ना, कि वो क्या सोचते हैं, उनको क्या लगता है, वो चाहते हैं क्या कि वहां पे प्रोजेक्ट स्टार्ट हो। तो वो आता है पब्लिक कंसल्टेशन में। सो दिस इज द प्रोसेस बाय विच द व्यूज एंड कंसर्न ऑफ द अफेक्टेड पीपल आर टेकन। तो जो भी लोकल बाय एरिया के जो लोग होते हैं, उनसे क्या करते हैं कि रिटर्न में उनका रिस्पॉन्स लिया जाता है ना, जिसको पब्लिक हियरिंग बोलते हैं या पब्लिक कंसल्टेशन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है डिसीजन मेकिंग का टाइम। हमने पूरा जो अपना डॉक्यूमेंट्स बना लिया है, हमने वहाँ के लोकल लोगों का भी सारा है ना रिस्पॉन्स, ओपिनियन, सारे इंफॉर्मेशन गैदर कर लिए हैं। अब क्या करना है, अब डिसीजन का टाइम आ गया है कि प्रोजेक्ट को अप्रूव करना है या रिजेक्ट करना है या कुछ चेंजेस करने हैं, ठीक है। सो एनवायरमेंट अथॉरिटी डिसाइड वेदर द प्रोजेक्ट इज रिजेक्ट, अप्रूव और नीड फर्दर चेंजेस, ठीक है। सपोज अगर वो रिजेक्ट हो गया, तो रिजेक्ट हो गया, तो अभी अगर वो इम्पोर्टेंट है भाई, तो ओनर क्या करेगा, वापस से उसके लिए अप्लाई करेगा, है ना। अगर कोई चेंजेस बोला गया कि आप ऐसे ऐसे चेंजेस करो, देन वी कैन अप्रूव। तो जो ओनर होंगे वो क्या करेंगे, वो जो भी नेसेसरी चेंजेस होंगे वो चेंजेस करेंगे, और उसके बाद वो अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर अप्रूव हो गया, तो उसके बाद अप्रूवल के बाद आता है पोस्ट मॉनिटरिंग, है ना। ऐसा तो नहीं कि हमने अप्रूव कर दिया तो वो कुछ प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, हो सकता है आगे चलकर प्रॉब्लम क्रिएट करे, है ना। हमने जो मेथड्स बताए हैं, ओनर उसको फॉलो ना करे, उसके लिए होता है पोस्ट मॉनिटरिंग, ठीक है। पोस्ट मॉनिटरिंग में क्या होता है, दिस स्टेज कम इन प्ले once the project is commenced. It check to ensure the impact of the project does not exceed the legal standard and implementation of mitigation measures, ठीक है। तो पोस्ट मॉनिटरिंग में क्या होता है कि ये इंश्योर किया जाता है, या फिर आप एक कर सकते हो एक तरह से उसको चेक किया जाता है कि जो भी लीगल स्टैंडर्ड्स हैं ना, पोल्यूशन के या फिर किसी भी तरीके का ना इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो आता है, इन्वायरमेंट पे कोई भी उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो वो लीगल स्टैंडर्ड के एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो वो सारा किसमें आता है, पोस्ट मॉनिटरिंग में आता है, ओके। नाउ
लास्ट में ये मैंने आपको पूरा एक तरह का चार्ट दे दिया है। ये वही प्रोसेस है ना। पहले क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, स्क्रीनिंग जिसको हम बोलते हैं, प्रोजेक्ट का, प्लान का, पॉलिसी का, प्रोग्राम का, एक्टिविटी का, उसको आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, स्टैब्लिश करते हैं इन्वायरमेंटल बेसलाइन, ना उसको स्कोप देखते हैं कि कितना इम्पैक्ट करने वाला है वो। देन उसका एक बेसलाइन बनाते हैं, ग्राउंड पे जाते हैं, वहां का सारा इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। देन क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन एंड इवेल्युएशन, सारा इन्फॉर्मेशन गैदर कर लिया। अब उसके सारे पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट्स को वो फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके बाद जब प्रॉब्लम पता चल गई तो ऑल्टरनेटिव्स बताते हैं, डिस्कशन ऑफ ऑल्टरनेटिव एंड करेक्टिव मेजर्स, ठीक है। इसके बाद मेजर्स भी बता दिए। अब क्या करेंगे, अभी उसका हमको एक ना डॉक्यूमेंट बना लेना है। हम उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट बना लेते हैं, डॉक्यूमेंट बना लिया। डॉक्यूमेंट होने के बाद फिर क्या करते हैं, पब्लिक कंसल्टेशन करते हैं, पब्लिक हियरिंग होती है, पब्लिक का ओपिनियन जाना जाता है। देन उसके बाद पब्लिक ने अपना ओपिनियन दे दिया ना। अब उसका मान लो अप्रूवल हो गई। जब उसका अप्रूवल हो गया तो प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया भाई, एनओसी मिल गया, तो प्रोजेक्ट क्या होगा, इम्प्लीमेंट हो जाएगा। एंड इम्प्लीमेंट होने के बाद वापस से उसकी पोस्ट मॉनिटरिंग होती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द EIA। थोड़ा सा बीच में डिस्टर्बेंस आया था, सो वेरी सॉरी फॉर दैट। एंड आई होप कि आपको आगे का ये वीडियो अच्छा लगेगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक आप ये देखते रहो एंड मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो